पिता से है सुख संपदा, माँ से है संस्कार। जिस घर में ये ना रहे वो घर है बेकार। नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मास्टर स्टोरीज चैनल में। आज की कहानी है विदेश से लौटे पोते ने अपने दादा दादी को ढाबे पर बर्तन धोते हुए देखा तो अपनी मम्मी पापा को सिखाया ऐसा सबक कि रोने पर मजबूर हो गए। अगर कहानी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अभिनव ऑस्ट्रेलिया में रहता है और उधर ही रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई है। अब वह अपने देश इंडिया आने की तैयारी कर रहा है। इंडिया में उसे दिल्ली में एक बड़ा हॉस्पिटल मिला है जहां पर उसको अपॉइंटमेंट किया गया है। वह इंडिया जाने के लिए उत्साहित है क्योंकि पूरे 5 साल बाद इंडिया जा रहा है। फटाफट से अपनी पैकिंग करता है और इंडिया जाने के लिए निकल जाता है। फ्लाइट में बैठकर अपने घर परिवार के बारे में सोचता है, अपने दादा दादी को याद करता है, अपने मम्मी पापा को भी याद करता है। अपने दादा दादी से अभिनव को कुछ ज़्यादा ही लगाव था क्योंकि उसकी दादी उसको बहुत प्यार करती थी, हर एक बात मानती थी। अभिनव को वह दिन आज भी याद है जब उसकी वजह से दादी ने मम्मी से कितनी डांट खाई थी। और एक बार तो मम्मी मुझे मार रही थी तो गलती से मेरा थप्पड़ दादी को लग गया था। मेरी वजह से दादी ने मुझे बचाने के चक्कर में मम्मी से थप्पड़ भी खा लिया था। उसके दादाजी रामचंद्र जी और दादी सुलोचना देवी जी अपने पोते को जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। जब अभिनव विदेश जा रहा था तो हफ्ते भर से दादी के तो आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे क्योंकि घर में एक अभिनव ही था जिसकी वजह से उन्हें घर में बहुत अच्छा लगता था। दादी कहती है, बेटा अभिनव, तुम विदेश पढ़ने के लिए चले जाओगे तो मुझे तो इस घर में अच्छा ही नहीं लगेगा। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी। तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ जाना। तुम्हारे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो डॉक्टर बन के जल्दी आओगे तो सबसे पहले अपने दादाजी का ही इलाज करना। अभिनव भी अपने दादा दादी के गले लग जाता है और कहता है, मैं जल्दी ही डॉक्टर बनकर आऊँगा और दादाजी को जल्दी से ठीक कर दूँगा। आप चिंता मत करना दादी। अभिनव विदेश चला जाता है। विदेश में 5 साल तक पढ़ाई करने के बाद आज वह इंडिया वापस आ रहा है। वह भी दिल्ली के एक नई गिरामी अस्पताल में एक डॉक्टर बनकर। इधर रामचंद्र जी की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए पास के ही सरकारी अस्पताल में अपनी पत्नी सुलोचना जी को लेकर दिखाने के लिए चले जाते हैं। 10 रुपया का पर्चा कटवाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर रामचंद्र जी को देखने के बाद कहता है कि आपको शुगर तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और बीपी भी बढ़ा हुआ है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, बाहर दुकान से ले लेना। मैं आपको सरकारी दवाइयाँ ही लिखता हूँ, जो सस्ती है आप आराम से खरीद लेंगे। क्योंकि सरकारी अस्पताल में बैठने वाला डॉक्टर रामचंद्र जी को अच्छी तरह से जानता था और उनकी परिस्थितियों से भी अच्छी तरह से परिचित था। रामचंद्र जी डॉक्टर का धन्यवाद करते हैं और दवाइयाँ का पर्चा लेकर बाहर से दवाइयाँ खरीद लेते हैं। एक हाथ में अपनी दवाइयाँ और छड़ी को पकड़े हुए हैं और एक हाथ से अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर रोड के पास आकर खड़े हो जाते हैं। ऑटो का इंतज़ार करते हैं। आसमान की तरफ देखते हुए सुलोचना जी कहती है, ऐसा लग रहा है कि आज तो बारिश होगी। चारों तरफ से बादल छा रहे हैं। चलो जल्दी से ऑटो करके घर चलते हैं, नहीं तो हम दोनों भीग जाएंगे और तबीयत खराब हो जाएगी। तभी दूर से उन्हें एक ऑटो आता दिखाई देता है। सुलोचना जी ऑटो को हाथ देती है और उसमें बैठ करके अपने घर की तरफ चल पड़ती है। ऑटो में बैठते ही झमाझम बारिश शुरू हो जाती है।
बारिश को देखते ही रामचंद्र जी अपनी पत्नी सुलोचना से कहते हैं, याद है सुलोचना, तुम्हें बारिश कितनी पसंद थी। अरे यह बारिश में तुम 1 से 2 बार ज़रूर भीगती थी, लेकिन अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब तो बारिश से डर लगता है, कहीं हम भीग के बीमार न पड़ जाएं। बातों बातों में उनका घर भी आ जाता है, लेकिन उनके घर के पास वाली गली बहुत ही संकरी है, जहाँ पर ऑटो नहीं जा सकता है, उन्हें पैदल ही आना पड़ेगा। इसीलिए दोनों लोग अपने घर के बाहर वाली गली में ही उतर जाते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है, लेकिन घर भी पहुंचना है। सुलोचना जी अपने पति की दवाइयों को एक पॉलीथीन में लेकर अपनी साड़ी के पल्लू से छुपा लेती है कि कहीं भीग ना जाए, और अपने पति का हाथ पकड़कर धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ती है, कहीं उनके पति फिसल कर गिर ना जाए, इसीलिए वह अपने पति का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चली आ रही है। घर के बाहर वाले कमरे में बैठी बहू दूर से ही अपनी सास ससुर को बारिश में एक दूसरे का हाथ पकड़कर आते हुए देख लेती है और अपने पति संतोष को बुलाते हुए कहती है, देखो इतनी बुढ़ापे में भी तुम्हारे मम्मी पापा इश्क लड़ा रहे हैं। दोनों लोग बारिश में भीगते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर चले आ रहे हैं। अरे इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, इतना बुढ़ापा आ गया है, मोहल्ले के 4 लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। संतोष भी आंखें तरेड़ता हुआ कहता है, आने दो, आज मम्मी पापा को देखता हूँ, अच्छी तरह से समझा दूंगा इनको। इस मोहल्ले में हमारी बड़ी इज्जत है, पूरी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख देंगे यह दोनों बूढ़ा बुढ़िया। बुढ़ापे में भी हाथ पकड़कर चल रहे हैं, शर्म नहीं आती है। लेकिन वह दोनों यह समझने के लिए तैयार नहीं हैं कि उनके माता पिता एक दूसरे का हाथ इश्क फरमाने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को सहारा देने के लिए पकड़े हैं, कहीं बारिश में कोई फिसल कर ना गिर जाए। जैसे ही सुलोचना जी और रामचंद्र जी घर पर आते हैं, बेटा चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, घर में बहुएं आ गई है, नाती पोते इतने बड़े बड़े हो गए हैं, फिर भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूरे मोहल्ले में बड़ी शान से चले आ रहे हो। सुलोचना जी अपने बेटे से कहती है, बेटा मैं तुम्हारे पिताजी का हाथ इसलिए पकड़ा था कहीं वो फिसल कर गिर ना जाए। तुम्हें तो पता है पिछली बार गिर गए थे तो 6 महीने तक पैर ठीक नहीं हुआ था। और बेटा मैंने पहले ही कहा था कि तुम अपनी कार से लेकर पिताजी को डॉक्टर के पास दिखा कर आओ, लेकिन तुमने मना कर दिया कि तुम्हारे पास समय नहीं है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। बारिश हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है। इतना कहकर सुलोचना जी अपने गीले कपड़ों को बदलने चली जाती है और अपने पति को भी सूखे कपड़े निकाल कर देती है कि आप भी कपड़ों को बदल लीजिए। रामचंद्र जी ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए उन्होंने इस काम को छोड़ दिया है। उनसे इस उम्र में अब चलना फिरना नहीं बनता है और तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। संतोष ने भी अपने पिताजी के बिजनेस को ही अपनाया था। ट्रांसपोर्ट में रामचंद्र जी की अच्छी खासी पहचान थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को भी इसी लाइन में लगवा दिया था। बेटा भी अच्छे खासे पैसे कमाने लगा था। रामचंद्र जी के पास जितने भी जमा पूंजी थे उन्होंने अपने बेटे पर खर्च कर दी थी, और भी पैसे कमाए थे वो घर बनवाने में खर्च कर दिए। अपने बुढ़ापे के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं जोड़ कर रखे। अब जब बुढ़ापे में उनकी तबीयत खराब होती है तो उन्हें दवाइयाँ के लिए, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए अपने बेटे और बहू के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, और बेटे बहू को 150 रुपये देने में भी आफत आ जाती है। बहू अपने लिए 10,000 की शॉपिंग कर ले,
उससे बेटे को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर माँ बाप के ऊपर 1000 रुपये भी खर्च हो जाए तो बहू घर में कलह कर देती है कि घर में बैठे बैठे बस खर्च बढ़ाते रहते हो, ना तो कुछ पैसे बचाते हो और ना ही कमाते हो, मेरे ऊपर बोझ बनकर बैठे हुए हो। एक दिन बहू संतोष से कहती है, मैं तो तुम्हारे माँ बाप से बहुत तंग आ गई हूँ, अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती हूँ। एक तो उनके खर्च उठाओ, ऊपर से बूढ़ा बीमार रहता है तो अब सास भी कोई काम नहीं कर पाती है, पूरा दिन अपने पति की तीमारदारी करती रहती है। मेरे बस का नहीं है कि बूढ़ा बूढ़ी को बना बना कर खिलाऊं। तुम ऐसा करो, या तो इनको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाओ या फिर घर से निकाल दो। अब मैं उनको अपने घर पर नहीं रख सकती हूँ, मेरे यह किसी काम के नहीं हैं, घर में बैठे बैठे खर्च ही बढ़ाते हैं। बेटे को भी लगता है कि माँ बाप पर पैसे खर्च करना फालतू ही है, हम उनको अपने साथ नहीं रखेंगे। संतोष कहता है, तुम चिंता मत करो, हफ्ता 10 दिन में ही इन दोनों को घर से निकालने का इंतजाम करता हूँ। 10 दिन बाद संतोष अपने माता पिता से कहता है, मैं दिल्ली में एक बड़े डॉक्टर से बात किया हूँ और सोचा हूँ आपको उधर अच्छे से डॉक्टर को दिखा दूँ। आपकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, एक बार अच्छे से डॉक्टर को दिखा दूँगा तो आप ठीक हो जाओगे। बहू भी बेटे की हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है, सही कह रहे हो, पापा को एक बार दिल्ली में बड़े डॉक्टर को दिखा दो, फिर उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। रामचंद्र जी, सुलोचना जी अपने बेटे बहू की इतनी चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आता है कि उनका बेटा बहू उन्हें दिल्ली जैसे बड़े शहर में दिखाने के लिए तैयार कैसे हो गया। वह तो मुझे इधर पास के अस्पताल तक दिखाने नहीं ले जाता है तो दिल्ली कैसे ले जा रहा है। सुलोचना जी कहती है, बेटा तुम अपने पिताजी को इतनी दूर तक दिखाने ले जाओगे, इससे अच्छा है तुम पास के ही किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दो तो वो ठीक हो जाएंगे। अरे माँ, आप भी कैसी बातें करती हो। मैं अपने एक मित्र से बात किया हूँ, वह दिल्ली के एक बड़े से अस्पताल में काम करता है, उसके साथ ही मैं पिताजी को बड़े डॉक्टर को दिखा पाऊँगा। मैंने उसे सारी बात कर ली है, बस आप कल चलने की तैयारी कर लो, परसों का अपॉइंटमेंट मिला है। अपने 1-2 जोड़ी कपड़े भी रख लेना, क्योंकि उधर 2-4 दिन रुकना पड़ सकता है। संतोष की बातें सुनकर सुलोचना जी को लगता है शायद उनका बेटा सुधर गया है, उसे अपने पिता की चिंता होने लगी है, इसीलिए वह अपने पिता को दिखाने के लिए दिल्ली जैसे शहर में बड़े डॉक्टर के पास ले जा रहा है। वो भी खुश होकर अपने और अपने पति के बैग में कपड़े रख लेती है और दूसरे दिन ही रामचंद्र जी और सुलोचना जी अपने बेटे बहू के साथ दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। संतोष सुलोचना जी और रामचंद्र जी को दिल्ली के एक बहुत बड़े अस्पताल के सामने लेकर आते हैं। उस अस्पताल को देखकर सुलोचना जी की आंखें चौंधिया जाती है। अरे, इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतनी बड़ी बिल्डिंग तो मैं आज तक नहीं देखी। इतने बड़े बड़े डॉक्टर, कितनी सारी नर्सें घूम रही हैं। संतोष अपने माता पिता को अस्पताल के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा देता है और कहता है, माँ पापा आप इधर ही बैठो, मैं अभी अपने मित्र से मिल कर आता हूँ और डॉक्टर के बारे में पता करके आता हूँ कि डॉक्टर कहाँ पर बैठते हैं। इतना कहकर संतोष और उसकी पत्नी उधर से निकल जाते हैं। सुलोचना जी और रामचंद्र जी अपने बेटे के आने का इंतज़ार करने लगते हैं कि बेटा कब आएगा और उन्हें डॉक्टर के पास दिखाने ले जाएगा। लेकिन इंतज़ार करते करते 2 घंटे बीत गए, ना ही तो बहू वापस आई और ना ही उनका बेटा। अब तो उन्हें चिंता होने लगी कि बेटा अभी तक उन्हें लेने क्यों नहीं आया।
अब दोपहर से शाम होने लगी थी, लेकिन बेटे बहू का कोई अता पता नहीं था। वह तो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके बेटे बहू उन्हें दिल्ली जैसे शहर में बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने बूढ़े माता पिता को दिल्ली में छोड़ने के लिए लाए थे। माता पिता से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें दिल्ली छोड़ करके चले गए। सुलोचना जी अस्पताल के बाहर ही घबराकर चारों तरफ अपने बेटे को ढूंढती रहती है, लोगों से पूछती रहती है कि उन्होंने मेरे बेटे बहू को देखा है क्या, लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहर में कौन किसको जानता है। रामचंद्र जी को शक होने लगता है उनका बेटा बहू उन्हें दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सब उनसे पीछा छुड़ाने के लिए हमें दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में भीख मांगने के लिए छोड़कर चला गया है, बेसहारा कर दिया। एक बार भी नहीं सोचा अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में। सुलोचना जी को जब पता चलता है कि उनके बेटे बहू उन्हें छोड़ करके चले गए हैं, तो वो अपने पति के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है और सोचती है कैसी किस्मत पाई है, हमने पूरी ज़िंदगी कितनी संघर्षों में निकाली है और अपने बेटे के लिए कितना कुछ किया है, और बुढ़ापे में उनके बेटे ने उन्हें सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। पूरी रात सुलोचना जी रोती रोती गुजार देती है। सुबह होते ही पास के ही ढाबे से वह अपने पति के लिए और अपने लिए एक कप चाय लाती है। उनके हाथ में तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कुछ दिनों तक अपने खाने पीने का भी खर्चा चला सके। 2-4 दिन तो वो उसी पेड़ के नीचे चबूतरे पर सो जाती है और जितने पैसे होते हैं उसे थोड़ा बहुत खा पी कर अपना गुजारा कर लेते हैं। 2-4 दिन में ही उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दिल्ली जैसे शहर में अपने बीमार पति के साथ कैसे गुजारा करूंगी। जिस ढाबे से सुलोचना देवी चाय और नाश्ता लेकर आती है, वो इस ढाबे वाले के पास जाती है और कहती है कि बेटा कोई काम हो तो मुझे दे देना, मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है, कुछ काम कर लूँगी तो खाने के लिए पैसे निकाल लूँगी। ढाबे वाला व्यक्ति कहता है माता जी आप चाहे तो मेरे ढाबे के बर्तन धुल सकती हैं, उसके बदले में मैं आप दोनों को कुछ पैसे दे दूँगा और साथ में सुबह शाम चाय भी दे दूँगा। अब सुलोचना जी क्या करती, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था उनके पास। किसी तरह से अपना और अपने पति का गुजारा करने लगती है। अभिनव भी दिल्ली में आ चुका था। आज उसका दिल्ली के नामी गिरामी हॉस्पिटल में पहला दिन था। वह होटल से तैयार हो करके अस्पताल के लिए निकल पड़ता है। पूरे दिन की ड्यूटी करने के बाद शाम को जब वह अपनी कार में बैठ करके जाने लगता है, तो देखता है कि अस्पताल के बाहर जो चाय का ढाबा है उस पर ऐसे लग रहा है जैसे उसके दादी हो और पास में ही छड़ी लिए दादाजी बैठे हो। लेकिन फिर आगे को चला जाता है कि मेरे दादा दादी इधर क्या करेंगे, और वो भी चाय की टपरी पर। लेकिन उसका मन नहीं मानता है। अभिनव दोबारा से अपनी कार को वापस घुमाता है और उस चाय की टपरी के पास आता है, और जैसे ही उधर आता है तो वो देख करके दंग रह जाता है कि अरे यह तो सच में उसके दादा दादी हैं और दादी चाय के बर्तन धुल रही हैं। दादाजी उधर एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मैं अपनी दादी को आवाज़ देता हूँ, दादी आप इधर क्या कर रही हो। जैसे ही दादी मुझे देखती है, बर्तनों को छोड़कर मेरे पास आ जाती है और मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दादी इधर बर्तन क्यों धुल रही है और मेरे दादा दादी इधर अकेले क्यों हैं। मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। मैं दादी को तसल्ली देता हूँ और कहता हूँ दादी आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, आप बताओ क्या बात है, आप इधर क्या कर रही हो, इधर कैसे आई हो। दादी रोते रोते
अपनी सारी आप बीती मुझे बताती है। मैं सुनकर दंग रह जाता हूँ। अपने मम्मी पापा पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। दादाजी भी अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे रो रहे थे और खांस भी रहे थे। मुझे दादाजी की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी। मैं सबसे पहले अपने दादाजी को हॉस्पिटल में भर्ती करा देता हूँ और हफ्ते भर तक उनका इलाज चलता है। हफ्ते भर में वो अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं। जब दादा दादी अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं, फिर मैं घर जाने का प्लान करता हूँ। दादा दादी को अभी मैं घर लेकर नहीं जाता हूँ। जैसे ही मैं घर पहुँचता हूँ, मम्मी पापा मुझे देखकर खुश हो जाते हैं। मैं अपनी मम्मी से दादा दादी जी के बारे में पूछता हूँ कि वो किधर हैं, तो मम्मी झूठ बोल देती है कि वो दोनों बिना बताए पता नहीं कहाँ घूमने फिरने चले गए हैं, बता कर भी नहीं गए हैं। मैं मम्मी के दोहरे व्यवहार को देखकर बहुत दुखी हो रहा था कि मेरी मम्मी दादा दादी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर मैं अपने मम्मी पापा से कहता हूँ, आप लोग मेरे साथ घूमने चलिए, आप लोगों को मैं विदेश घूमने ले चलता हूँ। मैं मम्मी पापा को उनकी गलती का एहसास दिलाना चाहता था, इसलिए उनको घुमाने के बहाने एयरपोर्ट पर बिठाकर मैं उधर से निकलकर दादा दादी के पास आ गया। पूरा दिन मम्मी पापा एयरपोर्ट पर बैठे बैठे मेरा इंतज़ार करते रहे, लेकिन मैं उनके पास नहीं गया। पूरा दिन मम्मी पापा इंतज़ार करने के बाद शाम को मैं उनके पास जाता हूँ। मुझे देखते ही मम्मी मुझसे लिपट कर रोने लगती है। बेटा, तुम हम दोनों को छोड़कर कहाँ चले गए थे? मुझे तो कितनी घबराहट हो रही थी और तुम्हारे पापा तो कब से परेशान होकर इधर से उधर घूम रहे हैं। अरे कम से कम बता करके तो जाते कि कहाँ जा रहे हो। मुझे इधर अकेला छोड़ करके चली गए। अपनी माँ के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर अभिनव कहता है, क्यों माँ? जब आपने दादा दादी को अकेला छोड़ा था तब सोचो उनको कैसा लगा होगा, और आप तो कभी उनको वापस लेने भी नहीं आए। आपको तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, कैसे हैं भी या नहीं। मेरी बात सुनते ही मम्मी पापा के तो पसीने छूटने लगे। मम्मी पापा सक्का बक्का ज़मीन पर बैठ गए। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, सिर्फ आंसू निकल रहे थे और उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा था। मैंने अपने पापा से कहा, पापा आप सोचो कि सिर्फ कुछ घंटे के लिए मैंने आपको छोड़ दिया तो आपको कितना बुरा लगा। क्या आप सोच लिया आपने? और आपने तो दादा दादी के साथ कितना गलत व्यवहार किया है। सोचो अगर ऐसा ही व्यवहार मैं आपके साथ करता, हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता, तो आपको कैसा लगता? बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मम्मी पापा दोनों ही अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए रोने लगते हैं। तभी अभिनव अपने दादा दादी को मम्मी पापा के सामने लेकर आता है। अपने माँ बाबूजी को सामने देख करके संतोष उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है, बाबूजी मैं बहुत बुरा हूँ, मैं आपके साथ बहुत गलत किया हूँ, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मुझे मेरे ही बेटे ने ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख दे दी है। अब आप दोनों घर चलो, आप दोनों को मैं बहुत अच्छे से रखूँगा, कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। रामचंद्र जी और सुलोचना जी अपने बेटे बहू को माफ़ कर देते हैं और सभी लोग हंसी खुशी फिर से गांव में आकर रहने लगते हैं। अभिनव भी खुश है कि उसके मम्मी पापा सुधर गए हैं और दादा दादी को अच्छी तरह से रखेंगे। वो अपने मम्मी पापा को अच्छी तरह से समझा देता है कि अब दादा दादी के साथ कभी गलत व्यवहार मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी कहानी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।